नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज श्रवण यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो ऑफ द हिंदू एनालिसिस। गाइस, टुडे इज 9th मार्च 2022। आज के न्यूज़पेपर में देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट न्यूज। उन सभी न्यूज को हम डिटेल में समझेंगे, साथ में उन न्यूज से ड्राइव कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की फर्स्ट न्यूज क्या है? यूक्रेन ड्रॉप्स पिच फॉर नेटो। यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए वो पिच कर रहा था, बार बार उसे ड्रॉप कर दिया है। यूक्रेन का कहना है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना है कि हम अब फर्दर नेटो की मेंबरशिप के लिए डिमांड नहीं करेंगे। रीजन क्या है? यूक्रेन ने बोला है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बोला है दैट रशिया गेव दिस एज वन ऑफ द रीजन कि वो यूक्रेन को इवेड कर रहा है बिकॉज वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन। उससे क्या होगा? रशिया का क्या आर्ग्यूमेंट था कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा तो नेटो जो है उसके बॉर्डर्स तक आ जाएगा और इनडायरेक्टली नेटो के थ्रू यूएस रशियन बॉर्डर्स तक आ जाएगा। इसलिए उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया है। तो अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम फर्दर डिमांड नहीं करेंगे नेटो की मेंबरशिप के लिए। साथ में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्या बोला है? He was open to compromise on the status of two breakaway pro-Russian territories that President Vladimir Putin recognized as independent। कौन सी दो टेरिटरी के बारे में बात हो रही है? डोनबास रीजन की जो दो टेरिटरी, डोनेस्क एंड लुहांस्क जो टेरिटरी थी, उन पर भी जेलेंस्की कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है कि उनका जो स्टेटस है एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, अगर आप उनको डिक्लेयर करते हो तो उस पर भी हम कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हैं। साथ में जेलेंस्की ने मोदी से हेल्प मांगी है टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। उनका कहना है कि आप रशियन प्रेसिडेंट से बात करें और इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करवाएं। तो इस न्यूज में गाइस यही इंपॉर्टेंट था। साथ में एक और पॉइंट है, बाइडेन बैन्स रशियन इंपोर्ट्स। रात को ही ये न्यूज आई थी कि जो बाइडेन ने रशियन इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स को बैन कर दिया है। इस पर यस्टरडे मैम हैज मेड अ वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, आप उसे देख सकते हैं डिटेल एनालिसिस के लिए। गाइस जो नेक्स्ट न्यूज है वो एडिटोरियल सेक्शन से लिए, 10th पेज पे ये एडिटोरियल है जो आपके पेपर 2 और आईआर के पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं एडिटोरियल को। क्या है एडिटोरियल में? चाइना क्लेम्स दैट द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इज एमिंग टू क्रिएट एन इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नेटो। चाइना कह रहा है कि यूएस जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में, एशियन रीजन में अलायंस जो बना रहा है वो एक ऐसी नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहता है। अब इसके आर्ग्यूमेंट में चाइना क्या कह रहा है कि यूएस जो है वो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज को यूज कर रहा है। कौन सी जियोपॉलिटिकल राइवलरीज? इंडिया चाइना, चाइना वियतनाम और चाइना जापान जैसी राइवलरीज जो वर्ल्ड नोन राइवलरीज हैं, उन्हें यूएस यूज करके क्या बना रहा है? नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा है एशियन रीजन में भी। अब इसके आर्ग्यूमेंट देते हुए चाइना ने क्या कहा है कि यूएस जो है स्ट्रेंथन कर रहा है 5i इंटेलिजेंस अलायंस को। इसको आगे हम देखेंगे क्या है ये। साथ में क्वाड को और ज्यादा बूस्ट दे रहा है, साथ में ऑकस ग्रुप को भी बना रहा है और बायलैटरल मिलिट्री टाइज भी, अलायंस भी क्रिएट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए, कंट्रीज के साथ। जैसे इंडिया यूएस मिलिट्री टाइज हुए, अलायंस बनी है अभी। साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलायंस कर रहा है, यूएस ट्रीटी साइन कर रहा है। जापान के साथ तो ऑलरेडी है ही बहुत सारी, है ना। तो चाइना का कहना है कि यूएस एक 543 फॉर्मेशन कर रहा है। ये 543 फॉर्मेशन क्या होता है? आप देखेंगे, जब आप फुटबॉल देखेंगे तो उसमें एक डिफेंस की या ऑफेंस की एक फॉर्मेशन होती है जब भी गेम होता है, जिसमें 5 प्लेयर सबसे पीछे होते हैं, फिर 4 प्लेयर्स होते हैं, फिर 3 प्लेयर्स होते हैं, फिर 2 प्लेयर्स होते हैं। इस तरह का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है इस रीजन में, ऐसा चाइना का बोलना है। अब इंडिया क्या कह रहा है? अब इससे इंपैक्ट क्या होगा? अगर ऐसा चाइना क्लेम करेगा तो इंडिया और रशिया के अब जो बायलैटरल रिलेशन है उनमें इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इंडिया क्या कह रहा है? न्यू दिल्ली विल नीड टू कंसीडर हाउ दिस विल इंपैक्ट इट्स क्लोज रिलेशन विद रशिया, एक्सप्लिसिटली इक्वेटिंग द क्वाड व्हिच इज नॉट अ मिलिट्री पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करनी हमें कि क्वाड जो है वो एक कोई मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री पैक्ट नहीं है, है ना। तो इसे आप डायरेक्टली नेटो के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। नेटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। वाइल क्वाड क्या है? ये एरिया में पीस, इंडो पैसिफिक एरिया में पीस, ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया जा सके और पीस मेंटेन की जा सके, उसके लिए एक अलायंस है।
With other security agreement, China now also appears to be clearly situating India as a part of US exclusive club. अब चाइना ये जानबूझ के कर रहा है जिससे कि रशिया और इंडिया के टाइज में भी इंपैक्ट पड़ सके, ऐसा इंडिया का कहना है। तो इंडिया ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है, इस क्लेम को चाइना के, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है वो कोई भी मिलिट्री अलायंस में नहीं जा रहा है यूएस और किसी के साथ भी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपने जो है एस जयशंकर, उनका क्या कहना है कि इंटरेस्टेड पार्टीज, ये इंटरेस्टेड पार्टी कौन है? ऑब्वियसली चाइना, मेकिंग एन लेजी एनालॉजी, कि एक लेजी एनालॉजी, लेजी ऐसे ही हवा हवा में एक एनालॉजी बना रहे, एक समानता दिखा रहे नेटो और क्वाड में, ऐसा कुछ है नहीं, ये इंडिया का कहना है। अब यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? क्वाड को समझना, इंडो पैसिफिक रीजन को समझना, साथ में फाइव आई अलायंस जो है, इंटेलिजेंस अलायंस जो है, उसे हम देखेंगे इस नेक्स्ट स्लाइड में। फाइव आई अलायंस क्या है गाइस? फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस क्या है? ये पांच कंट्रीज हैं, कौन सी? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन्होंने एक अलायंस बना रखी है, किस चीज से रिलेटेड है? एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस ऑन कम्युनिकेशन ऑफ फॉरेन नेशन। फॉरेन नेशन की जो भी कम्युनिकेशन से इंटेलिजेंस उनको मिलेगी, जिस भी कंट्री को, वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड ये फाइव आई अलायंस है, 1946 में बनी थी यूएस एंड यूके के बीच में। लेटर ऑन कनाडा ने 1948 में ज्वाइन किया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने एंड देन न्यूजीलैंड ने 1956 में इस अलायंस को ज्वाइन किया। तो गाइस क्वाड को देख लेते हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये है क्या क्वाड? इसे देख लेते हैं हम। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया विद अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। एक बार ये इंडो पैसिफिक रीजन को हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए गाइस, दिस इज इंडियन ओशियन, दिस एंड दिस इज पैसिफिक ओशियन। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो जो पैसिफिक ओशियन है, ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट, साथ में ये पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन रीजन। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ गई जो क्वाड की मेंबर है? ऑस्ट्रेलिया, यहां पे जापान, इंडिया एंड अमेरिका, यूएसए, ये क्वाड की मेंबर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखते हैं क्वाड का काम क्या है। क्वाड का बेसिक वर्क, बेसिक मोटो क्या है? टू हैव ए फ्री, ओपन, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, टू एंश्योर एंड सपोर्ट फ्री, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड जो है, आइडिया फर्स्ट टाइम कहां से आया था? प्राइम मिनिस्टर जो है जापान के शिंजो एबे, उन्होंने ये 2017 में कहा था कि हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल एक अलायंस बनाना चाहिए, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का, जो इस रीजन में क्या एंश्योर कर सके? पीस एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन एंश्योर कर सके। पर उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इससे बैकआउट कर लिया था चाइनीज प्रेशर की वजह से। बाद में 2012 में शिंजो एबे ने वापस से कहा कि एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बनाना चाहिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए को इस रीजन में, जो 2017 नवंबर में जाकर एक क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, एक अलायंस बना। In November 2017, India, the US, Australia and Japan gave shape to long pending Quad coalition. अब ये बेसिकली किसके? चाइना को कॉन्स्ट्रेन करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए बनाई गई अलायंस है। बिकॉज चाइना इस रीजन में बहुत स्पीड से फैल रहा है, उसका इन्फ्लुएंस इस रीजन में बहुत तेज फैल रहा है। तो एक तरह से चाइना को कंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ये। गाइस जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक एड है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दैट दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर इंस्टॉलिंग ईवी चार्जिंग स्टेशन, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी चार्जिंग स्टेशन से के लिए एक सिंगल विंडो बना दी है। और वो पूरे के पूरे कहां पे, किस एरिया में ईवी चार्जर्स लगाने की बात कर रहे हैं? मॉल्स में, ऑफिसेज में, रेजिडेंशियल सोसाइटीज में, और जो भी अदर पब्लिक स्पेसेस होंगे जहां पर भी आप जाके अपनी गाड़ी पार्क करोगे, पार्किंग्स वगैरह में, वहां आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे ऑन मिनिमल कॉस्ट।
गाइस जो नेक्स्ट न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, साथ में करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन रिस्क। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार स्टैगफ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम इस पे वापस आएंगे कि क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन होता क्या है, बेसिकली क्या होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है व्हेन इन्फ्लेशन इज राइजिंग एंड इकोनॉमी ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। मतलब आपकी जो जीडीपी है वो कम हो रही है और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। कैटेगराइज्ड बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन which is at the same time accompanied by rising price, and what is rising price is inflation। इसको हम ये भी कह सकते हैं, it can be alternatively defined as the period of inflation combined with decline in gross domestic product। मतलब आपकी जीडीपी जो है वो इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा नहीं है और प्राइसेस जो है चीजों के वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, आपकी जीडीपी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। आपको आई थिंक स्टैगफ्लेशन का मतलब समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसको इंडिया एंड वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि ग्लोबल स्टैगफ्लेशन रिस्क क्यों डेवलप हो रहा है। तो गाइस हो क्या रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा आ गया है। क्या डिलेमा है, दैट इंडिया विल हैव टू कट फ्यूल टैक्सेस, और या तो उसको फ्यूल के टैक्सेस कम करने पड़ेंगे और रिस्क बोथ फास्टर इन्फ्लेशन एंड स्लोअर ग्रोथ। मतलब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को विटनेस करे या तो इंडिया, या फिर अपने फ्यूल टैक्सेस हैं उनको कम करे। बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, जो ऑयल कंपनीज हैं वो भी आपके पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ाएंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। तो अब गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है, या तो टैक्सेस कम कर दे, बट फ्यूल के टैक्सेस करने से क्या, कम करने से क्या होगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, जो फ्यूचर में आपको इंपैक्ट करेगा, आपकी ग्रोथ पे इंपैक्ट करेगा। या फिर दूसरी तरफ क्या है कि अगर वो टैक्सेस को कम नहीं करता तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जो आपकी ग्रोथ को इंस्टेंट क्या करेगा, आपकी ग्रोथ पे इंपैक्ट करेगा और आपकी ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो सकती है, आपकी जीडीपी डिक्लाइन हो सकती है। तो इंडिया एक बहुत बड़े डिलेमा में, क्या किया जाए। अब क्या हुआ, क्यों ये ऐसी सिचुएशन डेवलप क्यों हुई है उसे समझते हैं। वॉर की वजह से क्या हुआ है, वॉर एंड सैंक्शंस की वजह से जो सप्लाई है कमोडिटीज की एंड क्रूड की, वो डिसरप्ट हो गई है सप्लाई चेन। उसकी वजह से कमोडिटीज के प्राइस, व्हीट, कॉर्न, मेटल्स इंक्लूडिंग निकल, एल्यूमिनियम एंड मोस्ट क्रूशियली क्रूड एंड ऑयल गैस के प्राइसेस बहुत स्पीड से शूट अप हुए हैं। इवन निकल के तो हम एक दिन में 70% का इंक्रीज देख पाए डे बिफोर यस्टरडे। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर सर्ज टू अ हाई नॉट सीन सिंस जुलाई 2008। जुलाई 2008 से जो प्राइसेस नहीं देखे थे ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स के, उन लेवल्स पे ब्रेंट क्रूड का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, जो कि 24 फरवरी जिस दिन वॉर डिक्लेयर हुआ है उस दिन के बाद से 29% हायर है। साथ में इंडिया के अलावा यूरोप में क्या प्रॉब्लम हो रही है, यूरोप में नेचुरल गैस जो है वो रशिया से आता है, तो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज इंक्रीज हुए हैं। क्यों, बिकॉज कंसर्न्स दैट सप्लाई फ्रॉम रशिया कुड बी हिट ईदर ऑन अकाउंट ऑफ यूरोपियन nations agreeing to US proposal to shut the tap on Russian energy exports or by retaliatory sanctions by Moscow। दोनों डर है कि अगर यूरोप के नेशन जो अग्री हो जाते हैं यूएस के साथ और इंपोर्ट नहीं करते रशिया से, तो भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे। और रिटेलिएटरी एक्शन के अंदर रशिया जो है वो खुद ही बैन कर देता है कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा ही नहीं यूरोप को, तो भी वहां पे क्या हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, गैस क्राइसिस आ सकता है यूरोप में। अब यूरोप में ये ऐसी कंडीशन डेवलप क्यों हुई है, अब इसके रीजन को हम समझ लेते हैं। रशिया सप्लाइज यूरोप अबाउट 40% ऑफ इट्स गैस रिक्वायरमेंट। जो 40% यूरोप में गैस आती है वो कहां से आती है, रशिया से आती है। रफली अ क्वार्टर ऑफ इट्स ऑयल, साथ में 25% के अप्रॉक्स इसका ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है यूरोप, और आधा हाफ ऑफ इट्स कोल नीड्स, और 50% ऑफ कोल जो इंपोर्ट्स है वो रशिया से करता है यूरोप। एंड एन एम्बार्गो ऑन एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम रशिया, जब ऐसा होगा कि रशिया से ये सारे बैन हो जाएंगे किसी भी वजह से,
अगर यूरोप खुद डिसाइड करता है कि हम और इंपोर्ट नहीं करेंगे रशिया से तो भी, और रशिया खुद नहीं एक्सपोर्ट करता यूरोप को तो भी, वो किसको हिट करेगा? कंज्यूमर्स को हिट करेगा, एज वेल एज बिजनेस फैक्ट्रीज को हिट करेगा। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है फैक्ट्रीज को टेम्पररी अपना बिजनेस आउटपुट जो है उसे क्लोज करना पड़े। Inflation in Europe area has accelerated to 5.8% in February, mainly on account of more than 31% surge in energy prices. Energy prices में 31% जो सर्ज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से 5.8% एक्सेलरेट हो गया इन्फ्लेशन यूरो एरिया में। विद एनालिस्ट क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड का जो प्राइस है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस कैन क्रॉस $180 पर बैरल, और कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये प्राइस जो है $200 पर बैरल से भी ज्यादा जा सकता है। 2019 में एक पेपर पब्लिश हुआ था, द इंपैक्ट ऑफ क्रूड प्राइसेस शॉक ऑन इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें क्या बोला था कि अगर $10 इंक्रीज होता है, उस टाइम $65 था क्रूड का प्राइस, अगर $10 इंक्रीज होता है पर बैरल क्रूड का प्राइस, तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा 49 बेसिस पॉइंट से। किससे? 49 बेसिस पॉइंट से हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब सोचिए ये $65 के लेवल की बात हो रही है, नाउ ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है $127 पर बैरल पहुंच गया है, तो वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कितना इंपैक्ट करेगा, साथ में हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इंडियाज पॉलिसी मेकर फेस अ टफ चॉइस। अब इंडिया के पॉलिसी मेकर के सामने एक बहुत टफ चॉइस है, डिलेमा है, जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि या तो वो कॉस्ट जो है उसे टैक्सेस को कट करके फ्यूल का कॉस्ट कम करें लोगों के लिए, जिससे इन्फ्लेशन ना झेलना पड़े उनको, या फिर इन्फ्लेशन, फास्टर इन्फ्लेशन और लोअर ग्रोथ के लिए रेडी रहें। अब स्टैगफ्लेशन हमने समझ लिया है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट। जितनी भी बास्केट में गुड्स है, WPI और CPI गुड्स, बास्केट में जितनी भी गुड्स है उनमें जो इन्फ्लेशन आएगा, WPI गुड्स में जो इन्फ्लेशन आएगा, इंडिया जैसे WPI गुड्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन को काउंट करता है, तो WPI में जो भी चेंज आएगा, जितनी भी गुड्स हैं उसमें सब में जो चेंज आएगा उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की, तो हम फूड आइटम्स और ऑयल उसको हटाकर बची हुई जो भी गुड्स हैं उनका इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। अब ये क्यों नहीं करते हम फूड और ऑयल की? बिकॉज इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, जो नॉइस क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा दिखा सकते हैं, इसलिए कोर इन्फ्लेशन में हम उन्हें काउंट नहीं करते। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI क्रूड ऑयल में डिफरेंस क्या है। हम बार बार सुनते हैं ये कि ब्रेंट क्रूड के प्राइस इतने हो गए, WTI क्रूड के, तो इनमें डिफरेंस क्या है, आज हम उसे क्लियरली समझेंगे। क्या है ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI क्रूड ऑयल? WTI क्रूड ऑयल मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल। देखिए पहले आपको एक चीज समझा दूं मैं, ब्रेंट क्रूड एंड WTI क्रूड ये क्या है? बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे और जो प्राइस हैं वो ड्राइव होते हैं, कि ये स्टैंडर्ड प्राइसेस हैं, इनसे और चीजों के प्राइसेस ड्राइव होते हैं। ये क्रूड ऑयल के बेंचमार्क प्राइस हो गए, इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल प्रोडक्ट, जो और डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे उनके प्राइसेस ड्राइव होते हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क को समझ लेते हैं क्या है। क्रूड जो है एक्सट्रैक्ट होता है नदर्न सी नियर नॉर्वे एंड द यूनाइटेड किंगडम, इज सोल्ड एट द ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क। जो भी क्रूड कहां से निकल रहा है? नदर्न सी नियर नॉर्वे एंड यूके और नॉर्वे वाले जो एरिया से जो भी ऑयल निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेंट क्रूड ऑयल। और वो जिस प्राइस पे बेचा जाता है, जिस प्राइस पे वो बेचा जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क। ठीक है। क्रूड ऑयल ऑफ दिस रीजन कंटेन्स a high percentage of sulfur which is good to extract diesel of good quality. 2/3 of world's crude contracts are signed in this Brent oil crude oil benchmark. तो इस प्राइसेस पे 2/3 जो है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दूसरा जो है वो है WTI बेंचमार्क। WTI बेंचमार्क किससे रिलेटेड है? अमेरिका से। ऑयल ऑफ दिस बेंचमार्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अमेरिकन ऑयल वेल्स। ये जो है ये सी से एक्सट्रैक्ट हो रहा है ब्रेंट क्रूड, और जो WTI बेंचमार्क है, WTI क्रूड है, वो
अमेरिकन ऑयल वेल से क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है. इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन और स्टोर्ड इन ओक्लाहोमा यूएसए. इट इज यूज्ड टू मेक लो सल्फर गैसोलीन एंड लो सल्फर डीजल. इट इज लाइटर ड्यू टू लोअर एपीआई ग्रेविटी एंड स्वीटर ड्यू टू लोअर सल्फर. दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया. ये अमेरिकन है, ये क्या है, ये ग्लोबल है. ये मेनली अमेरिका में यूज होता है WTI बेंचमार्क. और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 2/3 वर्ल्ड में जो भी क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं साइन, वो ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क पे होते हैं. ऑयल बेंचमार्क क्या होता है इसको और समझ लेते हैं. देखिए ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, है ना, वर्ल्ड में. वन फ्रॉम लैंड और वेल्स एंड अदर इज फ्रॉम सी. तो इट ऑल्सो हैपन्स दैट क्वालिटी ऑफ क्रूड इज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रीजन इज डिफरेंट. जो ऑयल वेल से मिल रहा है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, बिकॉज जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम की हो सकती हैं. सी में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं. और अर्थ पे जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनसे ऑयल वेल्स से हम ऑयल निकाल रहे हैं, वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं. तो सम कंटेन्स मोर सल्फर एंड सम आर मोर फ्लेमेबल. द क्रूड ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली. वहीं से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, शिप पे लोड किया और ट्रांसपोर्ट कर दिया जहां पे भी करना है. वाइल वन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेल्स, जो WTI क्रूड है, वो सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन और ट्रक, दैट इज मोर एक्सपेंसिव. जो एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली ब्रेंट क्रूड के, तो इसलिए प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस आएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस द ऑयल ट्रेडर्स ऑल्सो कैलकुलेट दैट विच इज सुटेबल रीजन टू बाय क्रूड ऑयल एंड इन विच रीजन इट इज अवेलेबल चीपर. ऑब्वियसली प्राइस तो देखेंगे, जहां पे सस्ता मिले और क्वालिटी भी अच्छी मिले वहां से ट्रेडर्स खरीदते हैं. सो द बेंचमार्क प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज डिसाइडेड आफ्टर कंसिडरिंग दीज मैनी फैक्टर. इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद एक बेंचमार्क प्राइस डिसाइड होता है, एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड होता है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्रूड ऑयल के. तो गाइस जो नेक्स्ट न्यूज है वो है रिवाइव टैक्स इंक्रीजेस स्टब आउट टबैको प्रोडक्ट यूज. क्या है इसमें, ऑथर क्या कह रहा है कि जो टबैको यूज है ना उसे कम किया जा सकता है अगर हम टैक्स इंक्रीज कर दें टबैको प्रोडक्ट्स पे, उनकी कॉस्ट को इंक्रीज कर दें किसी तरह. तो जो नए टबैको कंज्यूमर्स डेवलप हो रहे हैं, जो नए कंज्यूमर्स बन सकते हैं, वो एक तो बैकफुट पे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, और जो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं वो कट कर सकते हैं टबैको कंजम्पशन. तो गाइस देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल में. पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1.3 मिलियन इंडियंस डाई एवरी ईयर ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ टबैको. जो क्या नंबर है, लगभग 3,500 इंडियन डाइड इन अ सिंगल डे, डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे 3,500 इंडियंस की डेथ होती है ड्यू टू टबैको कंजम्पशन, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टोल है. लगभग 1,77,340 करोड़ का बर्डन आता है इकोनॉमी पर इंडिया पे, जो 1% ऑफ GDP है इंडिया का. तो गाइस कैसे ये बर्डन आता है समझिए. देखिए इंडिया का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, हेल्थ एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज्यादा है. आउट ऑफ पॉकेट मतलब लोग अपनी जेब से जब भी बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनको अपनी जेब से वो पैसा देना पड़ता है. उसका रीजन क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं उनको तो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस दे देती है, बट जो प्राइवेट सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर में उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, बहुत लिमिटेड लोगों के पास होता है, और लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या फायदा हो सकता है, तो वो खुद से लेते भी नहीं है. ऑब्वियसली वो सोचते कौन बीमार हो रहा है, कौन हॉस्पिटलाइज होगा, तो वो नहीं लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी वजह से जब वो बीमार होते हैं तो लाखों रुपए उनकी जेब से जाते हैं. एक तो ये बहुत सीधा सीधा बर्डन आ जाता है एक फैमिली पे. फिर जब वो बीमार होते हैं तो हमारे जैसे ये 3,500 लोग डेली डेथ होती है, तो 1.35 मिलियन लोग पर ईयर जिनकी डेथ हो जाती है, एवरी ईयर जिनकी डेथ होती है, वो हमारी वर्क फोर्स में से कम होते हैं. तो उसका भी सीधा सीधा इंपैक्ट इकोनॉमी पे आता है, और एवरी ईयर 1% का टोल आता है अपनी GDP पे ड्यू टू टोबैको कंजम्पशन. अब साथ में क्या कह रहे हैं ऑथर कि जब से एवर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लेजिस्लेशन इन द 2017, जो टबैको के प्राइसेस हैं उन पे टैक्सेस जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं किए गए. ओनली 5% का इंक्रीज हुआ है इफेक्टिवली सिगरेट के प्राइस में, जो 2017 से अब तक सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ है. ऑथर का कहना है देयर इज एब्सोल्युटली नो पब्लिक हेल्थ रैशनल व्हाई अ वेरी हार्मफुल प्रोडक्ट सच एज
बीडी डज नॉट हैव अ सेस लेविड ऑन इट अंडर द जीएसटी। ऑथर कह रहे हैं कि जीएसटी क्यों नहीं अप्लाइड, जीएसटी प्लस सेस क्यों नहीं अप्लाइड बीडी जैसे हार्मफुल टबैको प्रोडक्ट पे। बीडी बहुत सस्ती होती है, इजीली एक्सेसिबल होती है हर किसी के लिए, तो उस पर भी सेस लगाना चाहिए, उसके भी प्राइसेस को इंक्रीज करना चाहिए। तो गाइस यही है एक इंपॉर्टेंट, इसमें इस न्यूज में इंपॉर्टेंट यही है। आगे हम देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज है गाइस। ये लास्ट न्यूज में क्या है, ऑयल प्राइस इंक्रीज विल सर्टेनली इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी सेज फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको हम पीछे समझ चुके हैं कि कैसे इंपैक्ट करेगा। स्टैगफ्लेशन की एक सिचुएशन आ सकती है जहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकती है। ये आपकी लास्ट न्यूज थी गाइस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, सारा एनालिसिस हमने डिटेल में सारे द हिंदू का एनालिसिस किया है, वो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल और हमें इंस्टा एंड फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।